structure of atom, right? And structure of atom means like we need to understand कि atom किस चीज से बना हुआ है. Collection of atom वो element हो गया, molecules बना, लेकिन atom फिर किस चीज से बना हुआ है, atom के अंदर क्या क्या चीज है. तो देखना यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट जो तुम लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लास में पढ़ा है, यानी कि 9-10 में पढ़े होगे कि ये देखा था कि एटम के अंदर क्या है. एटम बेसिकली कंटेन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. एंड इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, किसने कौन से एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना था. कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन के लिए एनोड रेज एक्सपेरिमेंट. इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, डायरेक्टली था. तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की जब बात आएगी तो किस साइंटिस्ट ने किया था? जे थॉमसन. तुम लोग को याद होगा ये चीज, जे थॉमसन. नाम लिया जाता है बोर्स का भी, ठीक है. एनोड रेज के लिए कौन थे? गोल्डस्टीन. एंड न्यूट्रॉन के लिए कौन से साइंटिस्ट थे? चैडविक. ये पूरा का पूरा इन लोगों ने क्या किया, आपके पोर्शन को, ये जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई हुई थी ना बेटा आप लोगों को, ये इन्होंने हटा दिया है अभी. This was taught in 9th standard. So for you people, like we used to take 1 more days here. इस पर लेते थे हम लोग. तो इनके डिस्कवरी पे जो था, याद करो कैथोड रेज क्या होता है, कि किस चीज से बना होता है, ये सारी चीज यहाँ से हटा दिया. लेकिन हमको जो चीज अभी जरूरत लग रही है कि आपको नई चीज कुछ सीखना था, वो अभी हम बात करेंगे. उन्होंने हटा दिया है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें कौन सी चीज आपने 9th में नहीं सीखा था और अभी 11th स्टैंडर्ड में थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, तो आप समझ सकते हो इसको. अभी हम बात करेंगे आपसे. लेकिन स्कूल में ये सब बातें नहीं होगी आपकी. कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाया जाएगा. ये क्या है आपको, एनसीईआरटी का या रेफरेंस बुक जो पास में है, एकदम जल्दी से केवल रीडिंग लगा लेनी है आपको रीडिंग लगा करके आगे बढ़ना है उस चीज में. तो देखो क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सबसे पहले इन्होंने पता किया. उसके बाद साइंटिस्ट लोग लग गए इनके तीनों चीज के बारे में जानने के बाद कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो मालूम हो गया, एटम दिखता कैसा है, उसका इमेजिनेशन क्या है, एटम का इमेजिनेशन, व्हाट्स द शेप ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ है. क्योंकि ये इन लोगों को मालूम हो गया कि एटम इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, एटम न्यूट्रल है, ठीक है, ये चीज मालूम हो गया था. और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. तो ये इनको समझ में आ गई है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. ये बात समझ में आ गई है. दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल. लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास याद करो, दिस इज टेकन एज ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज वेरी स्मॉल, लाइक 1/1840. यदि तुमको याद होगा इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या लेके चलते हैं, 9.1 × 10⁻31, ठीक है. एंड दिस इज हियर, इसका ये मास लेकर के हम लोग चलते हैं. इससे 1840 गुना ज्यादा आपका प्रोटॉन का मास बनता है. तो दिस इज वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज. मतलब इलेक्ट्रॉन को ठीक से किसी ने देखा नहीं है, ठीक है. तो आखिर एटम की शक्ल कैसी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, ये सारी बातें जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे. जब एक्सपेरिमेंट करने लगे तो कुछ लोगों ने बताया कि पंपकिन, याद करो तुम्हारा जो चेरी वाला केक होता है, पेस्ट्री जिसको बोलोगे, या फिर तारबूज होता है, तारबूज में ध्यान होगा कि जितने भी बीज हैं उसके बारे में बताया कि बीज जो हैं, सीड्स जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड लाल वाले जितना मास है दैट इज व्हाट मींस इट वाज टेकन एज प्रोटॉन. लेकिन वो वाहियत था, उसके बारे में बात नहीं हुई थी. जस्ट फॉर फन वी टॉक विद द क्लास. इसके बाद सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए किस साइंटिस्ट ने किया? रदरफोर्ड. याद होगा तुम लोगों को, रदरफोर्ड ने किया था कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. This experiment was done, which is alpha ray scattering experiment. ये तुम लोग को थोड़ा सा याद होगा कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज और हम आपको बताएंगे. क्या अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी उन्होंने हटा दिया है, रदरफोर्ड. लेकिन थोड़े से चीज जो है, कुछ वर्ड्स जो हैं आपको जानना बहुत जरूरी है.
जैसे यहाँ के केस में क्या है, जैसे ये दो वर्ड जब भी आपको आएगा ना, एकदम याद रखना, रेज एंड रेडिएशंस। बेटा ये दो वर्ड आपका केमिस्ट्री में भरा हुआ है, ये दो वर्ड, एक हुआ रेज एंड दूसरा हुआ रेडिएशंस। तो रेज का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेज, जब भी रेज बोला जाएगा तो क्या है, या रेडिएशन बोला जाएगा तो क्या है ये। तो ये इसको ध्यान देना कि रेज बेसिकली स्मॉल साइज particles moving, particle with certain mass moving in one direction। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो लगेगा जैसे लाइन मूव कर रहा है। So this is called rays, which consist of minute particles which will have certain mass। Small size particles से बना हुआ है, जिसका कुछ मास भी होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के आपके मास होंगे वहां पर। लेकिन what is radiations? Radiations are basically, they are in the form of waves. This they say it's a packet of energy moving in one direction। ये जो डॉट्स है ना, ये आपका पार्टिकल को इंडिकेट करता है, जिसका कुछ मास तो जरूर होगा। ये इंडिकेट करता है, ये जो गोला गोला दिखा रहे हैं, दिस इंडिकेट्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी मूविंग इन वन डायरेक्शन। एंड ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी की जो बात आती है, बेसिकली उसका जो एनर्जी है वो कितने पैकेट का एक होगा, h nu। दिस h स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड्स का होता है। एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कहा जाता है कि रेडिएशंस जहां भी है वो तेजी से एनर्जी फ्लो करता है एक साथ, मतलब वहां कोई मास वाली चीज नहीं है, एनर्जी फ्लो कर रहा है। एंड हर एक जो डॉट दिखा रहे हैं, इसका ये आपका इतने एनर्जी के साथ एक ग्रुप बनता है। सो दिस इज रिपोर्टेड एज, ये जो है इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं एज अ फोटोन इन द केस ऑफ लाइट। यदि लाइट के लिए आप यूज कर रहे हो तो दिस इज फोटोन, यदि आप किसी और के लिए यूज कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड क्वांटम फॉर अदर रेडिएशंस। क्लियर है? एंड ये ध्यान रखना, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये जो जब भी आपका आएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, यानी कि आपको ध्यान देना है, जैसे तुम देखो बेटा एक चीज, अपनी हाथ को आप हिलाओ थोड़ा सा अपने सामने बहुत तेजी से। तो जब हाथ को हिलाओगे ना, तो सामने भी कोई आदमी यदि बैठा हुआ है ना, तो सुन सकता है, थोड़ी आवाज भी आती रहती है। यदि बहुत तेजी से तुम हिलाओगे तो यू विल फाइंड दैट सर्टेन वॉइस दैट इज कमिंग आउट। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपका हाथ का मूवमेंट जो है वो सराउंडिंग के मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो तुम्हारे हाथ के मूवमेंट की वजह से वहां पर वेव क्रिएट होता चला जाएगा। एंड सामने वाला विल ऑल्सो समटाइम्स दे विल टेल यू, कभी कभी आप अपने पैर हिलाते रहते हो तो सामने वाला कहता है कि पैर को थोड़ा सा रोको, या हाथ हिलाते रहोगे और सामने वाला कहेगा क्यों फालतू में किए जा रहे हो। हाउ कम दे आर गेटिंग डिस्टर्ब? तुम्हारा बॉडी है, तुम कर रहे हो, क्योंकि आपके मूवमेंट की वजह से वहां डिस्टर्बेंस, केवल बैठे हुए हो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। बट इफ यू स्टार्ट डांसिंग और समथिंग लाइक दैट एंड आप तेजी से ऐसे घुमाना शुरू किए, तो आपकी वजह से वहां जो सराउंडिंग का जो मीडियम है, दे आर गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज, एंड वहां एनर्जी आपका मूव करना शुरू कर देता है। जो हाथ के द्वारा जो रिलीज किया हुआ एनर्जी है वो वहां मूव करना शुरू करेगा। एंड रेडिएशंस दैट इज क्रिएटेड ओवर देयर, वो रेडिएशन सामने वाला आदमी फील कर पाता है। एंड दे आल्सो गेट इरिटेटेड, क्योंकि अनवांटेड उनके पास वेव्स आ रहे हैं, अनवांटेड वेव्स। दैट्स व्हाई दे गेट annoyed here कि पैर इतना क्यों हिला रहे हो। आपको ये सारी चीजें आपको घर में सुनने को मिलती रहती होगी कि इस तरह से बॉडी मूवमेंट आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज दे सामने वाला गेट इरिटेटेड। वो वेव्स फॉर्म में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिलेटेड विद अ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये चीज, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। एंड यू मस्ट बी नोइंग दिस पार्ट, फ्रीक्वेंसी, this is V is equal to C lambda here,
एंड लैम्डा के लिए c is frequency, this one is frequency here, c is velocity of light. ये सुना होगा, इसको फ्रीक्वेंसी से हम लोग रिलेट करते हैं. तो ये which sorry. ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे, b is equal to n lambda, means here b फ्रीक्वेंसी लैम्डा करके जाता है आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. आगे काफी जाकर पढ़िएगा इसके बारे में, अभी हम लोग इस पर कुछ बात ज्यादा नहीं करेंगे. ये जस्ट जानना है कि रेडिएशन किसको बोला जा रहा है, रेस किसको बोला जा रहा है. रेस में आप पार्टिकल्स ढूंढोगे जिसका मास होगा, रेडिएशंस में आप पार्टिकल नहीं खोज सकते हो, आपको पैकेट्स ऑफ एनर्जी खोजना होगा. तो व्हेन दिस इज सेड दैट इलेक्ट्रॉन के टाइम में कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो कैथोड रेज बेसिकली किस चीज से बना हुआ था, रेज है तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था, दैट इज हैविंग सर्टेन मास. उसी तरह से एनोड रेज आपका प्रोटॉन से बना हुआ रहता है, H+ पार्टिकल जो कि मूव करता है, ठीक है. और जिस समय कैथोड रेज एंड एनोड रेज बेटा इनकी डिस्कवरी हुई थी, तो आपको सही इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया था स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में. हम इसलिए इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता रहता है. जैसे एक चीज जानोगे आप कि सपोज करो ये गैस को लिया गया था, कोई गैस को यहाँ लिया जाता है एंड दिस इज प्लेस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब. ये एक्सपेरिमेंट आपको पहचाना हुआ लग रहा होगा. डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर गैस लिया गया, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस. दिस वॉज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी and this was connected to positive end. ये negative हो गया and this side is positive. तो देखा गया था क्या कि गैस लिया गया है, तो जब J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो what he noticed, certain glow was there in this side. ग्लो देखा गया था, तुमको यदि याद होगा तो इस तरफ ग्लो देखा गया था, इस साइड में जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, यहां पर देखा गया था. तो यहाँ पर यदि ये ग्लो देखा गया, तो साइंटिस्ट को लगा, J.J. थॉमसन को, कि ये जो है यहाँ से कुछ निकल रहा है एंड इट हैज गॉन टुवर्ड्स दिस साइड टू हिट हियर. उनको लगा कि आपका नेगेटिव प्लेट से कुछ निकलता हुआ नजर आ रहे हैं, ठीक है. इनको लगा उस समय कोई डिस्कवरी नहीं था, तो इनको ऐसा लगा कि समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट व्हिच इज गोइंग टू हिट हियर. तो वो समथिंग जो था, क्योंकि जोर से हिट किया, तो उस समथिंग का नाम क्या डाला गया, कैथोड रेस. और उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये चीज बोला. और ये भी बोला कि कैथोड से निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो जिस समय कुछ चीजें पता नहीं रहती है तो इसी तरह की बातें उठी. और जब दूसरे साइंटिस्ट गोल्डस्टीन जब वर्क करना शुरू किए, उन्होंने बोला कि कुछ चीज जो है, जब हम लोग बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं एट लो वोल्टेज, व्हेन वी आर पासिंग एट लो वोल्टेज, तो क्या हो रहा है, at low voltage what is going on, this is at low voltage, यहां से इस वाले साइड से कोई रे जाकर के इसको हिट कर रहा है, मतलब इधर भी ग्लो दिखा. तो गोल्डस्टीन ने बोला कि एनोड से कुछ रेज आ रहा है जो कि इधर हिट किया है, तो दैट शुड बी नेम्ड एज एनोड रेज. ये किसकी वजह से हुआ, एनोड रेज की वजह से. ये किसकी वजह से हुआ, ग्रीन वाला, कैथोड रेज की वजह से. और इन्होंने बोला पक्का यहाँ से कुछ निकल रहा है जो कि यहाँ जाके हिट कर रहा है, इसलिए उसका नाम एनोड रेज रख दिया गया. जबकि सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई ये नहीं थी. रियलिटी लेटर ऑन व्हेन साइंटिस्ट दे डिस्कवर्ड मोर, दे सेड दैट दिस इज नॉट द रियलिटी. इसकी वजह से, क्योंकि आपका मिस कर जाओगे, तो आपको बता दे रहे हैं 9th में, ये चीजें शायद नहीं बताई गई होगी आपको. दिस इज नेगेटिव प्लेट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट हियर, एंड व्हेन at higher voltage gas is taken at higher voltage and low pressure, at high voltage and low pressure, पता है क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस लिया गया है, गैस which is taken inside the discharge tube, बेटा ये टूट जाता है. This is breaking into 2 hydrogen atoms, means minimum 1 mole of hydrogen gas is breaking into 2 moles of hydrogen atoms. Minimum हम बात कर रहे हैं.
and each hydrogen atom is having one electron, 1 mole of hydrogen releasing 1 mole of electron. 1 mole का मतलब समझ पा रहे हो, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, इतना 6.023 into 10^23. ये सब जो क्या कर रहे हैं, ये ध्यान से सुन रहे होगे इस बात को बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर रियलिटी में नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो मूव करना शुरू किया और जाके यहाँ हिट किया. ये कैथोड से निकल के नहीं आ रहा है, कहाँ से? यही हाइड्रोजन गैस टूटा है, इसी से इलेक्ट्रॉन निकला है और जाके हिट किया यहाँ पर. उसी समय में, उसी दौरान ये जो हाइड्रोजन आयन देख रहे हो वो उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. Electron will start moving towards this side and hydrogen ion will move towards this side. So you must be understanding here what this electron basically. Electron आपको cathode rays and anode rays के लिए responsible कौन है? बेटा बोल पाओगे? Just unmute yourself. Can you speak here? Cathode rays and anode rays in reality coming from which side? Just please speak. हाँ बोलिए. It's coming from which side? कैथोड रेज एंड एनोड रेज किधर से बना हुआ है? नहीं बोलोगे तो हमको कैसे पता चलेगा आपको समझ में आई ये बात? अनम्यूट करके बोलिए. तविशी हो यहाँ पर? सौम्य सिन्हा. बेटा रियलिटी में कैथोड रेज कहाँ से आ रहे हैं? बोलिए. Come from the gases which are all around the discharge tube because it includes the hydrogen atoms. Hydrogen that is breaking into hydrogen molecule that's breaking. जिस समय डिस्कवरी हुई थी ना, उस समय ये बातें पता नहीं थी. उन लोगों को लगता था कि कैथोड से आ रहा है या एनोड से आ रहा है. तो सच्चाई क्या है, ये इसी वजह से हम उठाए इसको, जबकि इसको डिलीट कर दिया गया है कि आपको दूसरे एग्जाम्स के लिए मुश्किल हो जाएगी. सो बेसिकली कैथोड रेज ओरिजिन जब बात की जाएगी ना, ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज, तो आप इसको किसको रिस्पॉन्सिबल मानिएगा? कैथोड एंड एनोड रेज के लिए you need to you will be not saying that they are coming from cathode and anode. आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि वो लोग कैथोड या एनोड से आ रहे हैं. जिस समय साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो खुद ही देखो ना बेटा, कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन वगैरह जो बन रहे हैं, बीच में आए थे ना पतंजलि लेकर के आए हुए हैं, तो दैट वाज आल्सो नॉट लेटर ऑन दे हैड टू चेंज दैट वर्जन. अपनी वर्जन को चेंज किया, बहुत ज्यादा उन्होंने मीडिया वगैरह को बुलाया, सब कुछ हाईलाइट किया, लेकिन वो सब सही तो होता नहीं है. वैक्सीन आनी चाहिए, वायरस का कभी मेडिसिन नहीं आ सकता है. तो ये बात को सोचो कि जिस समय टाइम लगता है, कोई नई चीजें आती है तो टाइम लगता है. तो साइंटिस्ट लोगों ने बता तो दिया हम लोगों को, लेकिन कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को ठीक से समझा नहीं पाए थे उस समय. ये जानते हो, बहुत बाद में जब एटम का बॉन्डिंग समझ में आने लगा, then they explain this origin of cathode rays and anode rays कि अच्छे ये तो हाई वोल्टेज पर टूटा है. एंड इसी पर तो origin of cathode and anode rays पर आप क्या बोलिएगा? Gas which is taken inside the discharge tube. कौन है responsible? I'm just writing in simple word बेटा, responsible कौन है? Gas which is taken inside the discharge tube. The discharge tube. ठीक है, जिस गैस को हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली. ठीक है, तो ये यही टूटता है. इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब दिखा देंगे हम फिर से एक बार, ये जो ऐसे बनेगा, ये आपका एनोड रेज. दिस कंस्टिट्यूट व्हाट? एनोड रेज. and this constitute what? Cathode rays. अब एक चीज हम पूछेंगे आपसे, ये तो समझ में आ गया, यदि हम हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम लिए रहते तो हीलियम से भी इलेक्ट्रॉन निकलता. हीलियम इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके ऐसे बना. ठीक है, एक हीलियम के पास आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो हीलियम आयन दैट इज गोइंग टू बी मेड. This is making cathode rays, this is making anode rays. Now I'll ask you one thing. थोड़ा से honestly बेटा आंसर कीजिएगा.
cathode rays, is it going to change? Cathode rays behavior remains dependent or independent? Dependent or independent of gas taken inside the discharge tube of the gas? क्या कैथोड रेस का बिहेवियर अलग अलग होगा? क्या ये गैस पर डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, या इंडिपेंडेंट रहेगा? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझते हो? जो कैथोड रेस का जो बिहेवियर है वो गैस अलग अलग आप चेंज करोगे तो क्या उसका बिहेवियर भी चेंज होगा? जल्दी बोलिए, यस और नो? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं चेंज होगा? नो मैम। क्योंकि कैथोड रेस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कहते हैं ना कि ब्लड हुआ, ब्लड किसी भी इंसान से आप निकाल लो, ब्लड तो ब्लड ही रहेगा। ब्लड का जो ग्रुप है वो आप किसी भी इंसान, गरीब से निकालो, अमीर से निकालो, मोटा से निकालो, पतला से निकालो, दुबला से निकालो, किसी से भी करो, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है वो तो ब्लड ग्रुप रहेगा ही ना, वही क्वालिटी तो वही रहेगा। वही चीज है, इलेक्ट्रॉन्स आप हाइड्रोजन से निकालते हो या हीलियम से निकलवाए तो उसका कैथोड रेस बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन व्हाट डू यू से फॉर एनोड रेस? एनोड रेस का बिहेवियर बदलेगा कि सेम रहेगा? मैम बदल जाएगा। बदल जाएगा। Yes, क्यों ma'am, बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? एनोड रेस को बनाने वाला यहाँ हाइड्रोजन था, उसका मास अलग है, हीलियम आयन उसका मास अलग है, तो एनोड रेस डिपेंड्स ऑन गैस, डिपेंड्स ऑन nature of the gas. Is it okay? Nature of the gas taken inside the discharge tube. Clear है? तो ये इस बात के लिए बेटा हमको ये ये चीज आपको बतानी पड़ी। Yes, this is clear. वापस हम लोग आ रहे हैं इस बात पे कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो हम लोग को पूरी बात समझ में आ गई। अब बेटा जब डिस्कवरी की बात आई ना, रदरफोर्ड वाली चीज, तो रदरफोर्ड में भी एक थोड़ा सा रिव्यू हम लोग कर लें। रदरफोर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, स्कूल में जैसे एग्जाम्स वगैरह होंगे इस साल, तो रदरफोर्ड से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। रेस सुन रहे हो यहाँ पर? अल्फा रेस किस चीज से बना हुआ है, कुछ आइडिया? रेस किस चीज? हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल्स, राइट? हीलियम, हाँ, डबली चार्ज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डबल चार्ज हीलियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज, जिसके मास आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, मास 4 है, तो आप बोलोगे मिस ये नीचे 2 लिखे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर, वो तो ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे हीलियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसका निकल गया है, प्रोटॉन तो है ही, एंड ये तो मास तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, वो तो है ही। इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो इट हैज बिकम हीलियम आयन। ये हीलियम आयन अल्फा रेज बना रहा है, एंड दिस इज मेड टू पास थ्रू गोल्ड फॉइल। कुछ याद होगा आपको? कैसे पता चला कि एटम की जो शक्ल है वो गोला है, गोला? हाउ एग्जैक्टली दे गॉट टू नो दैट ओके इट इज सर्कुलर इन शेप? कैसे इनको आइडिया मिला? तो ये आइडिया जानने के लिए बेसिकली सिंपल सी बात समझने की कोशिश की गई कि यहाँ पर जब अल्फा रेस को पास कराया गया थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है, पता नहीं था कि कुछ गोल्ड शोल है कुछ भी, एंड पीछे स्क्रीन भी रखा हुआ है, तो यहाँ से मैक्सिमम रेस जो है ना, मैक्सिमम रेस जो है बिना किसी को बोले हुए पास कर गया। याद होगा तुम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम रेस पास थ्रू इट विदाउट मैक्सिमम, यस मैम, विदाउट एनी पास थ्रू, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इस पे हम बहुत कुछ लिखवा नहीं रहे हैं आपको, बस आपको याद दिलवा रहे हैं बेटा, आप भी केवल रीडिंग कर लेना इसको। मैक्सिमम रेस नो पास थ्रू दिस, नो डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम के साथ नो डिफ्लेक्शन था। सेकंड,
कुछ रेज जो थे एग्जैक्टली कोर पे जाके 180 डिग्री का रिबाउंड कर रहे थे. Few, that was few rebound. That was 1 out of 20,000. Exactly, 1 out of 20,000. So that is taken as very few. जितने रेस पास कर रहे थे वो तो अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू दिया गया था, जितने रेस पास कर जा रहे थे, तो 1 out of 20,000. इट मींस यू कैन इमेजिन बहुत ही कम, जो कि इस रीजन में ये देखा गया था. कुछ पर्टिकुलर रीजन में 180 डिग्री बना करके उल्टे पांव भागना नहीं होता है, भूत को देख करके उल्टे पांव भागाना, वैसी वाली चीज है. 180 डिग्री करते हुए रिबाउंड हुआ. तीसरा क्या था, जो कि ये दो तो बच्चे जानते हैं, हम जो ऐड करना जा रहे हैं बेटा तीसरा, some rays were passing, they were getting deflected. वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे पेरीफेरी पर. कुछ रेस जो था ना, डिफ्लेक्ट का मतलब समझते हो, अपने रास्ते से पास भी नहीं कर पा रहा है, उसका रास्ता चेंज हो जा रहा है. या इस पास करके गया, यहां से चेंज हो गया, यहां से पास करके गया, यहां से चेंज हो गया. 45, some rays were passing, some rays were making deflection through 45 degree angle. कुछ रेज जो था ना वो डिफ्लेक्शन बना रहा था 45 डिग्री से या 60 डिग्री से, या तो 45 डिग्री से डिफ्लेक्शन बना रहा है या 60 डिग्री से डिफ्लेक्शन बना रहा है. तो 45 एंड 60 डिग्री से डिफ्लेक्शन बनाने की जब बात हो रही है तो एक दिमाग में, और जानते हो ये डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ था, जब सारे पॉइंट्स को उन्होंने ऐड किया कि जहां जहां से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो उन लोगों ने नोटिस किया कि डिफ्लेक्शन होते, डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को जब ज्वाइन कर लीजिएगा, इट्स मेकिंग अ सर्कल, इट्स मेकिंग अ सर्कल. समझ आ रही है बात, सर्कल बना रहे. तो इससे इनको क्या आइडिया मिला वो सुनो. यदि इफ इट इज मेकिंग सर्कल, देन दे गॉट दैट आइडिया कि कोई ऐसा चीज है जो कि आपके अल्फा रेस को बुलाता है. मतलब ये तीन चीज हुआ. रदरफोर्ड ने बोला कि भैया मेरे से ये तीन चीज हो गया है, अब आप हम लोग एनालाइज करते हैं. और एक बात जान लो कि कोई एक अनजाने से चीज को कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो उसकी पूरी लाइफ लग जाती है उसमें. साइंटिस्ट के साथ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, हो सकता है उसकी लाइफ में उसके अपने इंडिपेंडेंट कुछ रिसर्च ही नहीं हुआ, वो केवल फॉलो करता रह गया. रदरफोर्ड ने अपनी लाइफ में यदि ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एटम को किसी ने उसकी शेप को विजुअलाइज नहीं किया था. इस बंदे ने, इस साइंटिस्ट ने आपको बताया कि एटम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. एटम का जो लुक है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में. तो ये कैसे पता चला कि सर्कल है, देख जैसे छोटी छोटी चीज को हम बेटा फिर से याद दिलाते हैं आपको. ये बोला गया कि मैक्सिमम रेज आर पासिंग थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जब तुम लोग भी नोट्स बेटा अभी नहीं लिख रहे हो, लिखोगे ना तो बस एक छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना केवल, क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक नहीं है. ये टॉपिक केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं. मेन टॉपिक हमारा बोर्स मॉडल से शुरू होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ोगे तो उसको थोड़ी पता है कि क्या पोर्शन डिलीट हुआ था, वो तो पूरे से पूछ लेगा. और हम आपको इसमें कुछ क्लैरिटी करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सोचो, और इंटरेस्ट आपको रहना चाहिए कि एटम के बारे में पता कैसे चला कि वो सर्कल है. ये पता चला कि एटम के अंदर मैक्सिमम चीज खोखला है. खोखला मतलब दे डोंट हैव एनी स्पेस. व्हाई? बिकॉज अल्फा रेस जो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, उसको अंदर में टक्कर देने वाला या उसको भेजने वाला या उससे हिट करने वाला, उसके रास्ते में रुकावट बनने वाला कोई नहीं था. सही है, रास्ते रोकने वाले कोई नहीं थे. दैट्स गुड. तो ये बात हो गई कि मैक्सिमम रेस पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम स्पेसेस आर एम्प्टी. दूसरी बात, कहाँ उनको बहुत जबरदस्त डर लगा था. डर कहाँ लगा था? दैट वाज एग्जैक्टली इन द कोर, जहां से वो भागा था. क्योंकि खुद पॉजिटिव चार्ज है, जरूर यहाँ पे कोई ऐसा चीज है जो कि उसको इंटेंस रिपल्सिव फोर्सेस दे रहा है. जरूर पॉजिटिव चार्ज कोर यहाँ पर है, जिसकी वजह से उसको जबरदस्त पॉजिटिव. आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से भागते हैं, ये आपको आइडिया होगा. तो इसको देख करके भागा, पॉजिटिव चार्ज को देख करके भागा है, रिबाउंड किया है. ये इस तरह की चीजें. तो लाइक चार्जेस दे आर रिपेलिंग ईच अदर स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि जरूर से इस लिमिटेड एरिया में आपका क्या है, एक पॉजिटिव कोर की वजह से इंडिकेशन आया कि ये बिहेवियर शो कर रहा है कि बहुत छोटे से रीजन में पॉजिटिव कोर है, विच इज कंटेनिंग
प्रोटॉन एंड मास जबरदस्त है, उसका वजन बहुत ज्यादा है क्योंकि इंटेंस रिबाउंड हुआ है, दैट इज व्हाट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ अंदर है। अब यहाँ की हिस्ट्री, इसके स्टोरी जानो। ये जरूर से इलेक्ट्रॉन होगा, लोगों का कहना था कि जो कि अपनी जगह पे स्पिन करता हुआ घूम रहा है, स्पिन करता हुआ घूम रहा है। क्यों बोला स्पिन करता हुआ घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन अपने पास जानते हो रेस को फुसला करके, फुसलाना वर्ड समझते हो, पॉजिटिव चार्ज है, फुसला के बुलाते हैं और वहां से खिसक जाते हैं। मतलब कि वो वहां से, तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, खो खो वगैरह गेम देखा होगा, या फिर तुम देखोगे कि ये पुराने 75 80s वगैरह का क्लाइमेक्स सीन मूवीज में देखोगे ना, तो लास्ट में जानते हो गाड़ी से विलेन भागता रहता था, पुलिस उसको पकड़ रही है, पकड़ने के लिए फिर हीरो की एंट्री होती है, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, जूझा जूझा कम से कम 20 मिनट वही दिखाता रहता था। और गाड़ी को क्या डिच करता था ये लोग, गाड़ी को डिच करते थे तो दूसरी गाड़ी उसको फॉलो करते करते, इतने स्पीड में रहती है तो फॉलो करती है ना, वो गिर जाती थी गड्ढे में, तो विलेन की गाड़ी गिर गई, कुछ इस तरह का 75 80s की कभी मूवी का एंड देखने की कोशिश करें, बहुत मजेदार होता था इस चीज में। तो बुलाता है, साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये बुलाता है, अट्रैक्ट होके आ गया, अब ये रास्ता छोड़ करके दूसरी जगह भाग गया। तो भागा तो यही इलेक्ट्रॉन, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड में घूम रहे हैं कि बुलाया और भाग गया। तो जो अल्फा रेज इसके धोखे में आई और भाग गया, क्योंकि अल्फा रेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब ये लोग बुला तो लिया लेकिन वो अपनी जगह को छोड़ दिया। तो इसी से आइडिया मिला लोगों को कि पक्का कोई ऐसा चीज है जो कि लगातार स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पर, रिवॉल्व कर रहा है और रोटेट कर रहा है। जैसे नहीं कहते प्लैनेट्स 24 घंटा पूरा रोटेट करता है, फिर पूरा 365 डेज में ये 24 आवर्स में अपने स्पिन पर रहा, फिर उसके 365 डेज में पूरा चक्कर काटा सन के। वैसे ही ये स्पिन करते करते मूव कर रहा है, और जहां जहां से वो जाता है और अल्फा रेज उसके संसर्ग में आता है, अल्फा रेज को फुसला के बुलाया और भाग गया वहां से, तो टेढ़ा रास्ता होता चला जाता है, क्योंकि उसको आदत है स्ट्रेट लाइन, वो उसमें घुस जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जी थोड़े वहां पे बैठे रहते हैं इतना अच्छे से, तो इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में आ करके वो घूम जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से इनको आइडिया मिला कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरी। समझ आ रही है बात? Electrons are present in the periphery and that overall atom has got circular path. Circular path you will say, or elliptical path की बात आई थी, elliptical you can say, circular you can say, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने बताया रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम से इंडिकेट किया था? सोलर सिस्टम बोला था, ठीक है? फिर उन्होंने बोला था मैक्सिमम स्पेसेस आर एम्प्टी, मैक्सिमम स्पेसेस आर एम्प्टी, सही। थर्ड, कोर which is nucleus is positively charged, hard core positively charged with total mass, पूरा मास उसी में concentrated है, because इलेक्ट्रॉन का उतना मास नहीं है, with total mass। तो ये तीनों बात आपको पहले से पता है। यदि तुमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ होगा अपने कॉन्सेप्ट से तो दैट्स बेटर। यदि आप पहले से टीचर्स ने आपको बताया होगा देन इट्स गुड, लेकिन मेरा इसको बताने के पीछे इंटेंशन यही था कि चिल्ड्रन थोड़े से इस वाले में ये आइडिया नहीं रहता है कि व्हाई एग्जैक्टली विच वे रदरफोर्ड हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट एटम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। लेकिन आप सच्चाई बता देते हैं कि एटम सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है, लेकिन उस समय सर्कल आया था। सर्कल एंड स्फेरिकल में आपका डिफरेंस है, यू मस्ट बी नोइंग। Today's date we take atom as sphere, but that time it was taken atom as a circle. आपको भी बहुत कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि 9th 10th में आप सर्कल ही पढ़ते हुए आ रहे हो, so you don't have much idea, but slowly in this chapter आप इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हो, एकदम संधि विच्छेद करके पढ़ने जा रहे हो कि एटम स्फेरिकल क्यों दिखा। इट इज नॉट लाइक अ रिंग जो रिंग खेलते हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉल, यू विल से वॉलीबॉल वगैरह टाइप का जो स्फेरिकल शेप होता है उस तरह वाली चीज में, मतलब उतना उस वॉल्यूम में नहीं रहता,
तो ये बात होगी। अब बताओ कि इसके पीछे पड़ गए कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने ड्रॉबैक इंडिकेट कर दिया। व्हाट वाज अ ड्रॉबैक, डू यू रिमेंबर? इट कुड नॉट एक्सप्लेन। आप बोल सकते हो तो बेटा बोलिए। Ma'am, it could not explain the stability of an atom. Exactly, could not explain the stability. आप बताओ कि स्टेबिलिटी का चक्कर क्या है? could not explain stability of the atom. चक्कर क्या था? फिजिक्स कहता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज के पीछे यदि कोई नेगेटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं तो टिकेगा ही नहीं, उसका अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो वो धीरे 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 न्यूक्लियस की तरफ, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ आने लगेगा एंड स्पाइरल पाथ बनाते बनाते एक ना एक दिन गिर जाएगा इसके अंदर। यानी कि उसका कहना था कि हम लोग वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, दूसरे साइंटिस्ट बोलने लगे। लेकिन रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट यदि हम रखेंगे ना तो एटम स्टेबल है ही नहीं, रियलिटी में एटम स्टेबल है। तो वो एटम यदि रदरफोर्ड की कॉन्सेप्ट पे बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कहता है कि रदरफोर्ड ने जो बताया है एटम का लुक, उस हिसाब से एटम अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो रदरफोर्ड अपने लाइफ टाइम में बेचारे बहुत सारी चीजें नहीं बता पाए, तो वो समझा नहीं पा रहे थे कि व्हाई दैट एटम स्टेबल, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। लोगों ने बोलना शुरू किया कि वाह वाह, रदरफोर्ड ने जो बताया उस हिसाब से तो एटम को तो तुरंत बनना चाहिए, तुरंत टूट जाना चाहिए, वो स्टेबल रहेगा ही नहीं क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से। जबकि सच्चाई ये है कि एटम स्टेबल है एंड दिस पर्सन who did so much of means like experiment, इतना कन्विंसिंग एक्सपेरिमेंट था, केवल वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ठीक से समझा नहीं पाए, तो लोगों ने अटैक कर दिया इन पर। ठीक है, सेकेंड पार्ट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड could, हाँ बोलिए बोलिए। While removing the electrons loses its energy. हाँ, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ के चारों तरफ चक्कर काटेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज वाला तो बैठा हुआ है, वो तो लगातार अपनी तरफ खींचेगा। खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लगेगा कि तुम थोड़ी देर सोचो कि सपोज स्केटिंग तुम कर रहे हो, स्केटिंग सोच पा रहे हो, स्केटिंग कर रहे हो तो, और स्केटिंग तुमने व्हील पे घूमना हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों तरफ तुम्हारे फ्रेंड्स लोग मिल करके तुम्हारे शर्ट पे वो लगा के कुछ हुक वगैरह लगा के तुमको खींच रहे हैं शर्ट में। तुमको नहीं लगता है कि तुमको बैलेंस करने में मुश्किल हो जाएगी वहां पर? आप खिंचा जाओगे क्योंकि यू आर ऑन वो रोलर स्केटिंग वाले व्हील पर हो, यू वोंट बी एबल टू बैलेंस बिकॉज आपको एक तो स्पिन करना है, दूसरी बात है कि आपको किसी ने खींचना है, तो आप गिर जाओगे। वही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि रदरफोर्ड यदि बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं तो वो तो गिर जाएगा, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। मतलब ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्या हुआ है, अपने लाइफ में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में हुआ इसका एक्सप्लेनेशन इस चीज को, लेकिन वो नहीं बता पाए। दूसरी क्या बात थी बेटा, क्या हुआ था कि जितने भी एटम्स हैं, जैसे हम इंसान लोगों का फिंगरप्रिंट होता है, थंब होता है, आई बॉल होता है, पता है या नहीं? फिंगरप्रिंट होता है, आई बॉल होता है, आज के डेट में आधार कार्ड है। ठीक है, आधार कार्ड में दोनों चीज है, फिंगरप्रिंट भी है, तो हर एलिमेंट का भी फिंगरप्रिंट है, हर एलिमेंट का भी आधार कार्ड है। अब हमको समझाने में थोड़ा और आसान हो जाता है। पहले फिंगरप्रिंट बोलते थे, लेकिन जैसे इंसानों का आधार कार्ड होता है ना, वैसे हर एलिमेंट का आधार कार्ड होता है, दैट इज बेसिकली फिंगरप्रिंट, आई बॉल यू आर सेइंग। तो ये जनाब बेचारे नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन, ये आपके लिए न्यू है बिल्कुल, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। अच्छा एक बात बताओ जरा सा, जिस समय बेटा एक चीज एकदम खुल के समझना, एक चीज, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई, जब हम लोग थे सीबीएसई के स्टूडेंट्स, तो हमारे टाइम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 80% यूज्ड टू बी हाईएस्ट। आईसीएसई वालों का 85-86 होता था, 80% यूज्ड टू गो एज हाईएस्ट। इंग्लिश में किसी ने सुना नहीं था कि 100 भी आता है। ठीक है, अब तो मॉडरेशन पॉलिसी आई है, 80%, 85%, यदि हम लोगों को 70 वगैरह आया तो एकदम से लगता था जैसे कि पूरी लूट क्या क्या हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करो कि उस समय 70%, 75%, 78% को बहुत अच्छा माना जाता था। आज के डेट में किसी को 78% आता है तो वो सोच लो कि उसके बारे में कोई देखे सुनेगा तो क्या बोलेगा।
कि 78% में बच्चा जरूर मेहनत नहीं किया है, क्योंकि किसी बच्चे को 99% आया हुआ, किसी को 99 आ गया, हाईएस्ट 99.4 आ गया, 99.8 आ गया। अभी हमारा ये जो स्कूल में रिवाइज हुआ सोशल साइंस के मार्क्स में, हमारे बच्चे को 90, नॉर्थ इंडियन के बच्चे को 99.6 आ गया, एक बच्ची को रिवाइज हुआ, उसको सोशल साइंस में 100% आया हुआ है मार्क्स, सोशल साइंस एंड मैथ्स में 99 वगैरह। तो अब बताओ कि उससे कंपैरिजन होगा ना, बच्चा एक धरती पे बैठा हुआ इतना मार्क्स लेके आ गया, तो पेरेंट्स हर समय ये सोचने की कोशिश करने लगते हैं कि उस बच्ची को आया है तो वो बच्ची जहाँ पढ़ रही है, वो कर रही है, वो जहाँ पढ़ी है, तो मेरा सारा बच्चा वो काम कर सकता है। मतलब वो दैट इज एंड आपके 78% वगैरह को बहुत नीचे एंगल से देखा जाएगा, 80%, क्योंकि किसी ने 99%, जिस समय हम लोग 75% लेकर आए उस समय तो हमको नीचा नहीं देखा गया था, हम लोग का वी गॉट लाइक वेरी, मतलब एडमिशन अच्छी कॉलेज में हो गया, सभी चीज जो बात होती है। आज के डेट में जाएंगे कि 75% आए तो थोड़ा, क्योंकि कोई ना कोई वहां पर मेजोरिटी 99.6 लेके बैठा हुआ है, तो ये जो है एक आइडियल मान के सब लोग इसको चलना शुरू हो जाता है, जबकि ये कितने लोगों को होता है, 0.00001% लोग होते हैं, लेकिन इसको आइडियल मान करके चलने लगते हैं। यानी कि दूसरा किसी ने धरती पे बैठा हुआ कोई बच्चा दिखा दिया ना इतना मार्क्स, तो ये लिमिटिंग पॉइंट हो जाता है। तो यही हुआ ड्रॉबैक रदरफोर्ड में भी। जिस समय रदरफोर्ड बात कर रहे थे तो उस समय ये वाला ड्रॉबैक नहीं काउंट होता था, लेकिन तुरंत ही जो इनके जो क्रिटिक्स थे जो ड्रॉबैक इसमें निकाल रहे थे, उन्होंने स्पेक्ट्रम निकाल के रख दिया। स्पेक्ट्रम इज आधार कार्ड ऑफ ईच एंड एवरी एटम, यानी कि हर एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम आपको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा आपसे, नेक्स्ट क्लास या 2 क्लासेस वगैरह में चलेगा, 2-3 क्लासेस में आएगा स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड ने जिक्र ही नहीं किया था कि हर एटम की अपनी पहचान है, हर एटम का डीएनए मत बोलना, हर डीएनए क्योंकि सिमिलैरिटी होता है, हर एटम की अपनी एक पहचान होती है, दैट इज बेसिकली टेकन एज व्हाट, स्पेक्ट्रम। ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, सब लोगों ने उनको ड्रॉबैक कर दिया कि अच्छा दूसरे साइंटिस्ट ने बता दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने बता दिया, तो हम लोग हर समय कंपैरेटिव करते रहते हैं, दूसरे ने बता दिया तो दैट बिकेम एज ड्रॉबैक। तीसरा क्या था, इन्होंने ठीक से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाना हुआ। मेरे से पूछो तो आई फील रियली सॉरी फॉर रदरफोर्ड, इस ड्रॉबैक इसमें आया क्यों, क्योंकि बेचारे ने पहला इंसान था जो कि एटम के बारे में एक लुक बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है वो बताया, उसके पहले सब वाहियात बात कर रहे थे, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन सब लोग बैठ गए उसमें खामियां निकालने के। तो जिसने खामियां निकाला उनका भी कचड़ा हुआ बाद में। जो पता है किसने खामियां निकालना था, किसने बताओ, कौन से साइंटिस्ट ने खामियां निकाला था, किसने खामियां निकाला था बेटा? टीचर? हाँ, मैक्सवेल। नहीं, ठीक से बोलो। नील्स बोर। यस एग्जैक्टली। कैसे कनेक्ट किए तुमने? क्योंकि इसके बाद बोर्स का मॉडल पढ़ना है, तो नेचुरली बोर्स ने किया था, नील्स बोर्स ने किया। नील्स बोर ने इसी का एक्सपेरिमेंट चुरा करके दूसरे तरीके से समझाया। उसके कुछ साल के बाद नील्स बोर्स का भी कचड़ा हुआ, नील्स बोर्स का हुआ। आप एक वो दैट इज अ डिस्कवरी, दैट इज अ पैटर्न ऑफ डिस्कवरी, नॉट आउट ऑफ जेलसी। जब आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, ड्रॉबैक निकालते हो, तो मोर ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो तीसरा चीज जो ये नहीं बता पाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एटम, ठीक से नहीं बता पाए। इन्होंने केवल बोल दिया कि सोलर सिस्टम की तरह है अराउंड न्यूक्लियस, नहीं बता पाए। ठीक है, ये 3 पॉइंट था। स्पेक्ट्रम तो हम लोग चलाएंगे बेटा, आगे काफी पढ़ना है इसके बारे में। तो ये चीज था, तो हम लोग इतने पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ ड्रॉबैक के साथ बोर्स। जो ये इतनी दूर तक आपको पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम आगे बताने से पहले हम थोड़े से अनकंफर्टेबल थे कि एक ही दिन गया ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आप इसमें क्या 2 चीज नया चीज सीखे होगे। एक तो आपको हमने कैथोड रेज का ऑरिजिन वगैरह, तुम देखो ना पूरे AIEEE वगैरह में कई बार आया हुआ है। जो मेरे NCERT से जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपको एक नई चीज क्लियर होनी चाहिए। सो दैट आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको समझाने की बेटा कोशिश हमने किया है। आप एक बार फिर से वीडियो देख लेना और छोटे छोटे पॉइंट्स केवल अपनी कॉपी में लिख लेना, और यहाँ तक NCERT का केवल रीडिंग लगाओगे, केवल NCERT का रीडिंग, ठीक है। यहाँ तक रेफरेंस बुक देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक केवल NCERT के
जो जो वैल्यूज वगैरह दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करके रखिएगा, क्योंकि वो सब एग्जाम्स में आता है आपका एज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, नॉट फॉर सीबीएसई, आई एम सेइंग फॉर अदर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो बोर्ड्स मॉडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे थर्सडे। हो गया, क्लियर है? कैन बी एंड नाउ? चले हम लोग? May I ask one thing? हाँ यस बेटा बोलिए। Ma'am, actually, I want to ask it from the last chapter. Ma'am, are alloys pure substances or mixture? एलॉय के बारे में आप उसको प्योर सब्सटेंस जैसे बोलने की कोशिश करोगे तो इट्स टेकन एज अ मिक्सचर, इट्स टेकन एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज टेकन एज अ Are defined. नहीं बट इट्स नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, इट्स proportion is not defined, proportion is not defined beta, it's not, and there is no chemical bond between those elements. You will say, for example, you are taking brass, copper and zinc, they are वो it's a collection केवल आप बोलोगे उसको collection of different type of atoms you can say here. आप प्योर सब्सटेंस जब बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनना जरूरी था, या तो आयनिक बॉन्ड बनना जरूरी था या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनना जरूरी था। So it cannot be taken as a pure substance. उसको बनाया जाता है एलॉय को to improve its quality. Are you getting this point here? किसी को भी तुम प्योर सब्सटेंस बोल रहे हो ना बेटा, उनके उसमें देखना कि या तो वो अपने ही जैसे एटम से बना हुआ है थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, और इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, एंड इट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिपेंडेंट वे। ठीक है, ये कन्विंस हो पा रहे हो या नहीं? जल्दी बोलो, कन्विंस हो पा रहे हो कि नहीं बेटा, बोलिए। Yes, I'm convinced. हाँ, क्योंकि कुछ चीजें जो साइंस में रहेगा ना कि आपको हर समय लगेगा